गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में हम ब्रिटिश संविधान के विकास के बाद उसके अस्तित्व के ऊपर जो विवाद खड़ा होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कल हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास के बारे में पढ़ा था कि 1400 से 1500 वर्षों में लगातार ब्रिटेन के संविधान का विकास होता रहा और यह ब्रिटेन के संविधान के लिए हास्यास्पद है कि विभिन्न विद्वान जो है वो इसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके पीछे कारण भी है कि ब्रिटिश संविधान जो है वह अलिखित है। अलिखित होने के कारण उसके अस्तित्व पर सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है ही नहीं या ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में संविधान भी है, वो अलिखित भी है और लिखित भी है, वह कठोर भी है, वह लचीला भी है। इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो जो विवाद है उसके ऊपर आज हम बहस करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन के संविधान के संबंध में यह अत्यंत गंभीर विषय है कि ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को लेकर विद्वानों में गंभीर मतभेद है। अंग्रेजी जनता तो अपने संविधान को श्रेष्ठ संविधान और प्राचीनतम संविधान मानती है, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, इस मत का समर्थन करने वालों में थॉमस पेन और डी टाकविले का नाम आता है। थॉमस पेन और डी टाकविले क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। जो ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, अमेरिकी विद्वान थॉमस पेन ने कहा कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता, थॉमस पेन जो अमेरिकी विद्वान था वो क्या कहता है कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां पर संविधान होता ही नहीं है। थॉमस पेन ये कहना चाह रहे थे कि अगर उस संविधान को लेखबद्ध रूप में प्रस्तुत करना हो तो उसे हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कोई भी संविधान नाम की चीज नहीं है। जैसे हम अपने संविधान का अध्ययन करना चाहें तो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमें उपलब्ध होंगी और उसके अस्तित्व को हम लाकर सामने खड़ा कर सकते हैं। ऐसी चीज ब्रिटेन के संविधान के संबंध में नहीं है, इसलिए ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये मानते हैं थॉमस पेन और डी टाकविले। अब उन्होंने जो तर्क दिए हैं कि संविधान का अस्तित्व नहीं है, उन तर्कों में है कि संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया। संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया। संविधान सभा द्वारा निर्माण नहीं, संविधान सभा द्वारा निर्माण नहीं मतलब कोई योजनाबद्ध तरीके से इस संविधान का निर्माण नहीं किया गया और कोई संविधान सभा ने इसको अस्तित्व में नहीं लेकर आई है, बल्कि यह संविधान तो विकास का परिणाम है। ब्रिटिश जनता जो है वो रूढ़िवादी है स्वभाव से, वो क्रांति और हिंसा को विश्वास नहीं करती है। इसका उदाहरण हमारे सामने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है। जैसे जैसे ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से जागरूक होती गई और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे ब्रिटिश संविधान का विकास होता रहा और ब्रिटिश संविधान के विकास में विवेक और सहयोग ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो पहली बात इसमें ये कि चूंकि संविधान सभा ने उसका निर्माण नहीं किया गया, चूंकि संविधान सभा ने उसका निर्माण नहीं किया, इसलिए संविधान का अस्तित्व नहीं है। और जब निर्माण नहीं किया तो वो लिखित भी नहीं होगा, और जब वो लिखित नहीं होगा तो वो कठोर नहीं होगा, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? थॉमस पेन और डी टाकविले। दूसरी बात लचीलेपन की आती है और कहा जाता है थॉमस पेन और दूसरे विद्वानों के द्वारा कि जो संविधान लचीले होते हैं वो अलिखित होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और जब वो संविधान अलिखित है तो उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बात भी अपने आप में ठीक नहीं है, जिसकी चर्चा हम आगे के जो तर्क देंगे हम कि वह संविधान है ब्रिटेन में उसमें अध्ययन करेंगे।
तो लचीलापन निर्मित लिखित संविधान सदैव कठोर संविधानों की श्रेणी में रखे जाते हैं, किंतु ब्रिटिश संविधान न तो लिखित है और न ही निर्मित है, बल्कि यह तो विकासमान संविधान है और परंपराओं पर आधारित है। क्योंकि परंपराएं अलिखित होती हैं, इसलिए ब्रिटेन का संविधान भी अलिखित है, और अलिखित है तो इसका मतलब वहां पर संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये मानते हैं टॉमस पेन और डी टार्किले जैसे विद्वान। फिर आधारभूत नियमों का अभाव, आधारभूत नियमों का अभाव, आधारभूत नियमों का अभाव। ये दोनों विद्वान क्रमशः टॉमस पेन और डी टार्किले कहते हैं कि ब्रिटेन में आधारभूत नियमों के अभाव के कारण भी यह प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटेन के संविधान में आधारभूत नियमों के अभाव के कारण इसके अस्तित्व पर संदेह किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, वह जिस विषय पर कानून बनाना चाहे वह बना सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती। वहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है, और वहाँ पर आधारभूत नियम भी नहीं पाए जाते जिनके ऊपर संविधान टिका हुआ होता है, इसलिए वहाँ संविधान जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। तो टॉमस पेन और डी टार्किले, ये दो नाम याद रखने हैं आपको, टॉमस पेन और डी टार्किले, ये क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई भी वस्तु नहीं है, डी टार्किले। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अस्तित्व है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व है, तो इसके विपरीत बात करनी पड़ेगी अपन को। पहली बात इसमें है कि ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व के संबंध में जो विद्वान आते हैं वो कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। पहला है मुनरो, इसके बाद है डायसी, मुनरो, डायसी, जेनिक्स, मुनरो, डायसी, जेनिक्स, और जिंक, और इसके अलावा गार्नर। ये सारे विद्वान क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, और वो टॉमस पेन और डी टार्किले के मतों को खारिज कर देते हैं, और उसके स्थान पर वो तर्क देते हैं लिखित अलिखित संविधानों का भेद अवास्तविक होता है। लिखित अलिखित संविधानों का भेद अवास्तविक होता है, लिखित अलिखित संविधानों का अंतर अवास्तविक होता है। इसके पीछे कारण है, सीधी सी बात कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित है तो ये काफी हद तक ठीक है और सही भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अलिखित है। हमारे देश में भी परंपराओं का महत्व है। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकी संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वहां पर भी मंत्रिमंडलीय पद्धति, इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो परंपराओं पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का किचन कैबिनेट ये भी परंपरा के ऊपर ही आधारित है। देखिए गार्नर ने लिखा है कि अलिखित लिखित संविधानों में मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। ये गार्नर ने कहा कि लिखित अलिखित संविधानों में मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। अमेरिकी संविधान को केवल 7 अनुच्छेदों में नहीं बांधा जा सकता। अमेरिकी संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है और आधे घंटे से कम समय में आप उसे पढ़ सकते हैं। 7 ही अनुच्छेद है, लेकिन 7 अनुच्छेदों में अमेरिकी संविधान को बांधकर नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसका अध्ययन करने के लिए अमेरिकी परंपराओं, प्रथाओं और शासन व्यवस्था के व्यवहारों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रथाओं, परंपराओं और शासन व्यवहारों का अध्ययन करना पड़ेगा, वरना अमेरिका के संविधान का अध्ययन पूरा नहीं होगा। इस तरह से अलिखित अंश भी अमेरिकी संविधान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। अमेरिका में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जिसकी बात मैं कर रहा था, किचन कैबिनेट की, रसोई मंत्रिमंडल की, राजनीतिक दलों का उदय और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये चीजें किससे विकसित हुई? परंपराओं से। और परंपराएं क्या होती है? अलिखित होती है। इसलिए लिखित अलिखित संविधान का जो अंतर है वो व्यवहारिक नहीं है, वास्तविक नहीं है और वैज्ञानिक नहीं है। और केवल इसी आधार पर कि कोई संविधान अलिखित है उसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो लिखित अलिखित संविधानों में जो अंतर होता है वो अवैज्ञानिक होता है, अव्यवहारिक होता है। मात्रा का अंतर हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन प्रकार का अंतर नहीं होता। तो इसका मतलब जो डायसी है, मुनरो है, जेनिक्स है, और जिंक है, गार्नर है, ये सब क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। दूसरी बात, ब्रिटिश संविधान का कुछ अंश लिखित भी है, लिखित अंश भी है। जैसे यहाँ कह रहे थे कि भाई लचीला है, और यहाँ अपन कह रहे हैं कि अलिखित है, और वहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ अंश क्या है? लिखित है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा
1628 की अधिकारों की याचिका, 1688-89 का अधिकारों का घोषणा पत्र, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937, 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम और बहुत सारी कानून के ऊपर लिखी हुई टीकाएं जो है वो लिखित रूप में मौजूद है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से अलिखित होने के कारण अस्तित्व में नहीं है। तो लिखित अंश भी है और अलिखित अंश भी है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अलिखित अंश ज्यादा होने के कारण ये बात या यह सवाल उठता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, ब्रिटेन में संविधान जैसी वस्तु है। तीसरी बात, ब्रिटिश संविधान सिद्धांत लचीला है। जहां हम लचीलेपन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करें कि केवल सिद्धांत में लचीला है, केवल सिद्धांततः लचीला है और व्यवहार में क्या है, कठोर है। सिद्धांततः लचीला है, व्यवहार में कठोर है। इसका कारण है कि ब्रिटेन की जनता क्या है, स्वभाव से रूढ़िवादी है, समाज रूढ़िवादी है, क्रांति को वो स्वीकार नहीं करते और परंपराओं पर पूरा समाज आधारित है, कानून परंपराओं के ऊपर आधारित है। परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती है। तो फिर जब परंपराएं अलिखित है और लोगों के मन में रची बसी हुई है, तो उन परंपराओं पर आधारित कानूनों को और संविधान को कैसे आसानी से बदला जा सकता है। तो इसलिए ब्रिटेन का संविधान लचीलेपन के साथ कठोरता का भी मिश्रण रखता है। इसलिए वहां पर लिखित संविधान के अस्तित्व के होने का दावा हम कर सकते हैं, यानी कि वहां पर क्या है, संविधान का अस्तित्व है। केवल यह कहकर कि वहां संविधान अलिखित है, हम यह नहीं कह सकते कि वहां संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो सिद्धांत का संविधान क्या है, लचीला है, लेकिन व्यवहार में वो क्या है, कठोर है। इसके बाद आधारभूत नियम भी है ब्रिटेन में। क्या है आधारभूत नियम, जो यहाँ पर थॉमस पेन और डी टार्किन कह रहे थे कि आधारभूत नियम नहीं है जिनके ऊपर संविधान टिका हुआ होता है, संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां पर संसद सर्वोच्च है। जो बातें उन्होंने कही है उसके विपरीत यहाँ पर जो कह रहे हैं कि संविधान का अस्तित्व है, वो क्या कह रहे हैं कि आधारभूत नियम है। और आधारभूत नियमों के रूप में उन्होंने किसको बताया, 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 की अधिकारों की याचना, 1688-89 का अधिकारों का घोषणा पत्र, इनको उन्होंने आधारभूत नियमों के रूप में पेश किया है और कहा है कि आधारभूत नियम भी है, संविधान सर्वोच्च है और राजा जो है वो केवल प्रतीक है वहां पर, और वहां पर संसदीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। राजतंत्र में जब से ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का विकास शुरू हुआ, कभी बाधा नहीं डाली है। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम भी हैं, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 के अधिकारों की याचना, 1688-89 का बिल ऑफ राइट्स। वास्तव में संविधान का अस्तित्व संविधान के लेखबद्ध होने या कठोर होने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि शासन व्यवस्था को चलाने वाले आधारभूत नियम हैं या नहीं है। तो शासन व्यवस्था को चलाने वाले आधारभूत नियम हैं, शासन व्यवस्था को चलाने वाले आधारभूत नियम ब्रिटेन में मौजूद है, इसलिए वहां पर संविधान का अस्तित्व है। जेनिंग्स ने कहा कि अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से, जेनिंग्स ने क्या कहा, जो कि क्या मानता है, ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। जेनिंग्स क्या कहता है कि अगर संविधान का मतलब संस्थाओं के अस्तित्व से है, तो ब्रिटेन में संविधान को स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। मतलब जेनिंग्स कह रहे हैं कि संविधान का मतलब कागज के पन्नों पर लिखा हुआ होना ये मात्र नहीं है। अगर उसका मतलब संस्थाओं की उपस्थिति से है, तो ब्रिटेन में संस्थाओं की उपस्थिति है और ब्रिटेन में संविधान है। फिर ऑग और जेन ने कहा कि यह निश्चित है कि थॉमस पेन और डी टार्किले से बहुत पहले ही इंग्लैंड में संविधान था। टॉकविले और थॉमस पेन से बहुत पहले ही ब्रिटेन में संविधान था और उसका अस्तित्व था। इंग्लैंड में संविधान था, एक ऐसा संविधान जिसकी सत्ता के प्रति ब्रिटिश जाति सचेत थी और उस संविधान पर अपना गर्व महसूस करती थी। जेनिक्स और ऑफ जिन के मतों से साफ होता है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना गलत है, यानी केवल कागज के पन्नों पर लिखे होने मात्र से ही संविधान के अस्तित्व को नहीं माना जा सकता। अगर किसी देश में कागज के पन्नों पर संविधान लिखा हुआ नहीं भी है, तो भी वो संविधान है अगर वहां पर शासन व्यवस्था को चलाने वाले आधारभूत नियम मौजूद है। शासन व्यवस्था को चलाने वाले आधारभूत नियम मौजूद है तो वहां संविधान का अस्तित्व है। अगर वहां संवैधानिक संस्थाएं हैं तो वहां संविधान का अस्तित्व है। इसलिए यह सवाल खड़ा करना गलत है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो कल हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत कौन से हैं और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं।